चलो ऑडियो ऑडियो क्लियर है, कृपया मेंशन कर दीजिएगा। ओके लेट्स गो, एवरीबॉडी टेक योर प्लेसेस फास्ट। आगे आगे, सो सब लोग आगे आगे। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे जब मिलो तब सवेरा, ऐसे इतने फ्रेश देख रहे हो तुम, तुम्हारे चेहरे देख के मेरे को ऐसे एकदम गुड मॉर्निंग की याद आ गई एकदम। क्या बताऊं मैं तुमको, ठीक है। पहली बात तो बहुत बहुत बधाई कि तुम इस समय तक के टिक गए और रिवीजन के लिए भी बैठे हो, ठीक है। यू आर गुड गोइंग, पहले खुद के लिए तालियां बजा लो, ठीक है। साथ में लाइव स्ट्रीम में भी जो जुड़े हैं वो भी खुद के लिए एक बार तालियां बजा लो, गुड गोइंग। जो मेहनत करता है ऑब्वियसली उसको फल मिलता है, मतलब मिलता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फोकस कीजिएगा। आज इस लेक्चर के अंदर स्पेसिफिकली हम फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, तो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, फोकस कीजिएगा अच्छे से। फटाफट फटाफट 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा रिवीजन हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। एनीवेज 9 के पहले हमको ये लेक्चर फिनिश अप करना है, 9 से ज्यादा हम ले नहीं सकते क्योंकि उसके बाद में मैं रिस्क नहीं ले सकता तुम्हारे साथ रहने की, ठीक है। पता नहीं क्या करोगे, ठीक है। लेट्स गो, शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे तरीके से। लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कैन यू टेल मी फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर कहां से कहां तक है, बोले एक बार से। सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 22 तक। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। अब फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर जब हमने शुरू किया था तो ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 3 से लेके 22 तक और आईएनसी 1 से लेके आईएनसी 34 तक हमने सब कुछ याद किया था, यस और नो। ओके, सो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रॉम सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 किसका है, बोले एक बार से, फॉर्मेशन, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले कंसेप्ट बोला था कि कंपनी फॉर्मेशन के अंदर प्रैक्टिकली ये समझिए कि कौन सी कंपनी बनाने लायक है ना। और हमने एक प्रैक्टिकल चार्ट देखा था कि सिर्फ कौन सी कंपनी हम सेक्शन 3 में बना सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था कंपनीज को पहले एज पर इनकॉर्पोरेशन 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, कौन कौन सा, चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी, रजिस्टर्ड। इसमें से चार्टर्ड और स्टैट्यूटरी नॉन प्रैक्टिकल है, एनपी मतलब क्या बोले एक बार से, नॉन प्रैक्टिकल। और जो आपका रजिस्टर्ड कंपनी है वो प्रैक्टिकल है। रजिस्टर्ड कंपनी को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज अनलिमिटेड एंड कौन सा बोले एक बार उससे, लिमिटेड। अनलिमिटेड ऑब्वियसली कोई बनाता नहीं है क्योंकि खुद की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कोई करेगा नहीं, और जो लिमिटेड कंपनी है वो प्रैक्टिकल है। उसके अंदर फर्दर आप लिमिटेड बाय गारंटी, बाय शेयर एंड बाय क्या कर सकते हो बोले एक बार, कॉम्बो। लिमिटेड बाय गारंटी का सेक्शन नंबर हमने देखा था 2 सबसेक्शन नंबर कौन सा, 21, एंड लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल का 2 सबसेक्शन नंबर 22। कुछ याद है, मैंने लिमिटेड बाय गारंटी के लिए बोला था कल लगाऊंगा, एंड लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल के लिए आज से लेके कल तक लगाऊंगा, ये सुनो। ये चीज होने के बाद में फिर हमने देखा था कि लिमिटेड बाय गारंटी नॉर्मली बहुत रेयर कंसेप्ट है। लिमिटेड बाय शेयर में ही हम 3 कंपनीज बनाते हैं, दैट इज ओपीसी, प्राइवेट एंड पब्लिक, बाजू से पब्लिक। इसलिए सेक्शन 3 फॉर्मेशन के अंदर हमें 3 ही कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन दिया है, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक, बिकॉज ये 3 ही कंपनीज प्रैक्टिकल है। ये 3 कंपनीज क्या है बोले एक बार, प्रैक्टिकल। और इन्हीं के परम्यूटेशंस होते हैं एज पर कंट्रोल, दैट इज होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट वगैरह, एज पर ओनरशिप, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, एज पर ऑब्जेक्ट, आपके जितने टाइप के ऑब्जेक्ट है, एंड एज पर वर्किंग, डोरमेंट, एक्टिव, डिफंक्ट, यस और नो। क्लियर है आंसर। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग दिया था। अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए सबसे पहले आपको एक चीज मैंने समझाई थी कि कंपनी फॉर्म कौन करता है, और उसके लिए हमने डेफिनेशन देखी थी प्रमोटर की। कैन यू टेल मी प्रमोटर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, 2 सबसेक्शन नंबर 69। प्रमोटर 3 तरीके से बन सकता है बच्चों, काय काय से, नाम से, काम से, दम से। कुछ याद है सबको, हाँ है ना। नाम से मतलब जिसका नाम दिया है कहां पे, प्रोस्पेक्टस, एंड दूसरा एनुअल रिटर्न। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। सो प्रोस्पेक्टस एंड एनुअल रिटर्न, इसके अंदर हमने नाम से मेंशन किया था। प्रोस्पेक्टस का सेक्शन है 25-26, एनुअल रिटर्न आज ही हमने बेसिकली देखा है, यस और नो। सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार, 92। दूसरा काम से मतलब जिस बंदे के हिसाब से कंपनी के अफेयर्स कंट्रोल होते हैं, क्या कंट्रोल होते हैं, अफेयर्स, तो हम उसको कहते हैं दैट इज कंट्रोलिंग द अफेयर्स, काम से प्रमोटर। और तीसरा दम से मतलब जिसके एडवाइस के हिसाब से कंपनीज अकस्टम्ड, कुछ याद आया, अकस्टम्ड, द मैनेजमेंट एंड कंपनीज अकस्टम्ड टू एक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको क्या कहते हैं बोली बाजू से, प्रमोटर। क्लियर है। सो 3 तरीके से, एक बार सब जन बोलो क्या क्या, नाम से, काम से, दम से। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो यस और नो। चलो, ये चीज प्रमोटर की होने के बाद में फिर मैं आपको लेके गया था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के प्रोविजन में। अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का जो प्रोविजन है उसके अंदर हम 3 कंपनीज बना सकते हैं, कौन कौन सी बोले एक बार उसे, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी। तो मैंने इसके लिए चार्ट मेंशन किया था, पहले मेंबर्स और दूसरा कौन बोले एक बार उसे, डायरेक्टर्स। मेंबर्स में कितने, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक, डायरेक्टर्स में भी ओपीसी, ओपीसी, प्राइवेट एंड क्या बोले एक बार उसे, पब्लिक।
मेंबर्स के अंदर हमने सेक्शन कौन कौन सा लगाया था? 2 सबसेक्शन 62, प्राइवेट के अंदर 2 सबसेक्शन 68 एंड पब्लिक के अंदर 2 सबसेक्शन 71, जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 1 2 7, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1 200 इनफाइनाइट। कुछ याद आया सबको? हाँ है ना। और फिर हमने डायरेक्टर्स देखे थे, डायरेक्टर्स के अंदर 149 सबसेक्शन 1, 149 सबसेक्शन 1, 149 सबसेक्शन 1, जिसके अंदर हमने डायरेक्टर देखे थे 1 2 3, मैक्सिमम 15 15 15। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। मेंबर एनी पर्सन बन सकता है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में, पर डायरेक्टर हमेशा सिर्फ कौन बन पाएगा? बोले एक बार उसे इंडिविजुअल। एक टिप मैंने आपको दिया था कि एक बंदा मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, एज पर सेक्शन नंबर कौन सा? 165। आपके रेफरेंस के लिए बहुत काम का नहीं है, बट याद रखिएगा, कहीं रेफरेंस आए तो काम में आएगा। फिर हम गए थे फॉर्मेशन में ही दो चीजों के ऊपर, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ याद आ रहा है सबको? यस और नो? ओके, हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट की 1 जून 2025, 1 जून 2000 क्या बोले एक बार? 25, और 1 जून 2025 को कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के पहले हमें कुछ एक्सपेंडिचर, कुछ काम करने पड़ते हैं। सीधा तो कंपनी नहीं बनेगी, तो कौन कौन से? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, लीगल फीस लेना, सीए सीएमए का सिग्नेचर लेना, साइन लेना, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो जरूरी है वो करना, एंड कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जमा करना। इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या कहते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। मुझे बताओ, एज पर द इंस्टीट्यूट ये वैलिड है या वॉइड है? एज पर इंस्टीट्यूट दोज आर वॉइड एब इनिशियो। पर मैंने आपको बोला था आपको एग्जाम में वॉइड एब इनिशियो ही लिखना है, पर लॉजिकली दोज आर वैलिड। ठीक है, इसका मैंने आपको प्रूफ भी दिया था कि प्रीमियम में सेक्शन 52 में हम देखेंगे राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, पर आपने एग्जाम में क्या लिखना है? बोले एक बार उसे वॉइड एब इनिशियो। फिर दूसरी चीज, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो इनकॉर्पोरेशन के, सब जन बोलो, इनकॉर्पोरेशन के बाद एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के पहले। इसके अंदर सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्री, वर्कमैन, एम्प्लॉयमेंट, मार्केटिंग, उसके बाद में प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेरिवेशन या रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, इसमें से कोई भी चीज आ जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम प्रोविजनल कहते हैं। अच्छा, ये वैलिड है या वॉइड है? ये सभी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? वैलिड। बिजनेस कमेंस करते से ही ये सीधा अकाउंटिंग में आ जाएंगे, और बिजनेस कमेंस करने के बाद सभी एक्सपेंडिचर क्या है? बोले एक बार नॉर्मल, वो तो हम वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। ठीक है, सो हमने फॉर्मेशन के अंदर ये चीजें देखी थी। पहले तो सिलेक्शन ऑफ कंपनी, प्रमोटर का डेफिनेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको प्री इनकॉर्पोरेशन और प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस भी दिया था, याद है सबको? एवरीबॉडी यस और नो? तो एक बार इनका डिफरेंस यहां पे आपके बुक के अंदर लिखा होगा। ठीक है, पेज नंबर में मेंशन करता हूं, कृपया रीड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। 2.6 पेज नंबर है, 2.6, गो फॉर इट फास्ट। शरडन एवरीबॉडी, पढ़ना हो गया? ओके, डिफरेंस एग्जाम में पूछा सकता है, तो कृपया उसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके, अब ये चीज होने के बाद में नेक्स्ट वाला पॉइंट जो था वो सेक्शन 3 में था ओपीसी का। काय का था? बोले एक बार उसे ओपीसी। एंड ओपीसी के रिगार्डिंग हमने नॉमिनेशन देखा था। क्या देखा था? बोले एक बार नॉमिनेशन। मुझे एक बार नॉमिनेशन के फॉर्म्स बोल दीजिए। आईएनसी फॉर्म नंबर 2 किसका है? नॉमिनेशन। आईएनसी फॉर्म नंबर 3 रिटर्न कंसेंट। आईएनसी फॉर्म नंबर 4 चेंज इन नॉमिनेशन। अब ओपीसी का एक बार थोड़ा सा चार्ट इमेजिन कर लीजिए। हमने ओपीसी का चार्ट बनाया था। ओपीसी में 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहला पॉइंट मुझे बताओ, ओपीसी के अंदर नाम क्या लिखा जाता है? प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में ओपीसी। दूसरी बात, ओपीसी का मेंबर कौन होना चाहिए? अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। कितने दिन रेसिडेंस इन इंडिया? 120 डेज। अच्छा, मुझे सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये बंदा सिर्फ मेंबर होना चाहिए या नॉमिनी के लिए भी ये कंडीशन लगेगा? नॉमिनी भी रेसिडेंट होना चाहिए। अच्छा, क्या ये बंदा माइनर चलेगा?
नहीं। क्या नॉमिनी माइनर चलेगा? नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेसिडेंट भी चाहिए, माइनर नहीं चाहिए, दोनों लोग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। ये होने के बाद में हमने ओपीसी में तीसरी चीज देखी थी कि ओपीसी जो है उसके मैक्सिमम 2 लिमिट रहते हैं। पेड अप कैपिटल कितना बोले एक बार? 50 लाख। टर्नओवर कितना बोले एक बार? 2 करोड़। क्लियर है? दोनों में से एक भी तोड़ा तो कितने महीने का ट्रांजिशन है? 6 मंथ्स। दोनों तोड़ दिए तो आपको क्या है? इमीडिएट कन्वर्जन है। ठीक है? और थ्रेशोल्ड तोड़ने के लिए आईएनसी फॉर्म नंबर कौन सा है? 5, और कन्वर्जन के लिए आईएनसी फॉर्म नंबर कौन सा है? 6। तो 2 से लेके 6 हमारे खत्म होते हैं। ओपीसी 2 टाइप के बिजनेस नहीं कर सकता। कौन कौन सा? एनबीएफसी एंड सेक्शन 8 कंपनी। नेक्स्ट वाली चीज, ओपीसी जो है उसके अंदर डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 1 से लेके 15। कंसेप्ट समझ में आया? चलो, ओपीसी के सब प्रोविजन हमने खत्म कर दिए। फिर हम गए थे सेक्शन नंबर 3A के ऊपर। कौन से सेक्शन के ऊपर बोले एक बार? उसे 3A। 3A क्या है बोले एक बार? मेंबर्स बिलो मिनिमम। और मेंबर्स बिलो मिनिमम के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया था कि कुछ वर्डिंग्स आपको मेंबर्स बिलो मिनिमम में याद रखने हैं। पहला, पब्लिक कंपनी के मेंबर्स अगर 7 के नीचे चले जाए और प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स अगर कितने के नीचे चले जाए? 2 के नीचे, तो ऐसे सिचुएशन में मेंबर्स को कितना ट्रांजिशन पीरियड मिलता है? 6 मंथ्स। ठीक है? और 6 मंथ्स के बाद में मेंबर्स की सभी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? पर्सनल। पर कौन से डेट के लिए? तो हमने वर्डिंग्स को मार्क किया था, कीवर्ड्स है ड्यूरिंग दैट टाइम। सब जन जोर से बोलो, ड्यूरिंग दैट टाइम। कुछ याद है सबको? यस और नो? और इसके हिसाब से मैंने आपको एक डायग्राम देके रखा था जिसके अंदर मैंने आपको पूरे डेट्स मेंशन किए थे। कुछ याद आ रहा है सबको? यस और नो? मैंने बोला था कि 1 जून 2025 के पहले 7 मेंबर्स थे, प्राइवेट कंपनी में 2 थे। देखो, ओपीसी का सवाल ही नहीं, क्योंकि ओपीसी का मेंबर 1 के नीचे गया तो नॉमिनी आ जाएगा। क्लियर है? तो उसका सवाल ही नहीं है। सवाल किसका है? पब्लिक और प्राइवेट। तो 7 के नीचे मेंबर गए, 2 के नीचे मेंबर गए 1 जून 2025 को। तो 1 जून 2025 से आपको कितना मंथ्स मिल रहा है बोले एक बार? 6 मंथ। तो ये कब खत्म हो रहा है? 30 नवंबर 2025। क्या इस 6 मंथ्स में आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो रही है क्या? नहीं। आपकी लाइबिलिटी कब अनलिमिटेड हो रही है? आफ्टर 30 नवंबर 2025। ठीक है? अब मैंने 3 डेट जमा किए। डिबेंचर 20 करोड़, इस पीरियड में मैंने लोन ले लिया 5 करोड़। डेट बी, डेट ए 20 करोड़, डेट बी 5 करोड़, एंड डेट सी कितना बोले एक बार? उसे 10 करोड़। तो मुझे बताओ, लाइबिलिटी अनलिमिटेड कौन से डेट के लिए? क्या डेट ए के लिए है? नहीं। क्या डेट बी के लिए है? नहीं। आपकी लाइबिलिटी कौन सा डेट के लिए अनलिमिटेड है? सी। पर इसमें भी मैंने आपको 2 रूल लिखवाए थे। प्राइमरी लाइबिलिटी हमेशा किसका है? मेंबर या कंपनी? सब जन जोर से बोलो, प्राइमरी लाइबिलिटी किसका? कंपनी। जब प्राइमरी लाइबिलिटी मीट नहीं हो रहा तो सेकेंडरी लाइबिलिटी किसका है? मेंबर, वो भी सिर्फ डेट सी के लिए। तो नीचे मैंने कैलकुलेशन भी दिए थे कि भैया कंपनी की अगर असेट है 30 करोड़ की, कितने करोड़ की असेट है? 30, और ये तीनों लाइबिलिटी मिलकर 35 करोड़ है, तो पहले कंपनी पे करेगा। कौन पे करेगा बोले एक बार? उसे कंपनी। तो कंपनी ने 17 करोड़, 4 करोड़ और 9 करोड़ पे कर दिए फॉर द डेट ऑफ 25 एंड 10 करोड़। अब डेट नंबर ए के अंदर अनपेड कितना है? 3 करोड़। डेट नंबर बी के अंदर अनपेड कितना है? 1 करोड़। पर ये क्या पे करने की जरूरत है? नहीं। लेकिन डेट सी के अंदर अनपेड जो 1 करोड़ है, क्या ये पे करने की जरूरत है? हाँ। क्लियर है? हमने राउंड अप किए थे फिगर्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है? तो फ्रैक्शंस को थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है? ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? सो सेक्शन नंबर कौन सा है बोले बाजू से? 3A। लिखते वक्त आपने बाकायदा लिखना है कि मेंबर्स फॉर बिलो मिनिमम, पॉइंट नंबर 1। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रांजिशन मिलेगा कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स। पॉइंट नंबर 2, आफ्टर सच अ 6 मंथ्स द मेंबर विल बी पर्सनली लायबल फॉर डेट्स ड्यूरिंग सच अ पीरियड। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना? जोर से बोलो यस और नो। कीवर्ड्स जो है डेट्स ड्यूरिंग सच अ पीरियड आर इंपॉर्टेंट। क्लियर है कंसेप्ट सबको? यस और नो? जोर से बोलो हाँ या ना। आइडिया क्लियर है मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं? चलो, बहुत बढ़िया। ये चीज होने के बाद में सेक्शन 3A होने के बाद में हम गए थे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो है सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार? उसे 7। मैंने जानबूझ के 7 लिया था क्योंकि मेमोरेंडम को हमने साथ में देखा था, थोड़ा एट रैंडम जा रहे हैं। ठीक है? सेक्शन 7, कंपनी बनती है 7 में, 7 से 7 स्टेप्स में। बहुत सिंपल, आप 7 स्टेप्स याद कर लो, सेक्शन 7 खत्म। ठीक है? उसमें से स्टेप नंबर 1 मैंने आपको पॉइंट्स भी लिखवा के दिए थे ना, बोलो हाँ या ना? ओके, पॉइंट नंबर 1, कंपनी शॉल बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड विथ लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल इंफॉर्मेशन एंड लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा वाला सॉरी, सेकंड वाला, प्रमोटर शॉल सिलेक्ट कंपनी फ्रॉम ओपीसी, प्राइवेट एंड पब्लिक। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और ऐसे सिचुएशन में मेंबर्स और डायरेक्टर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा जितने मिनिमम है। पॉइंट नंबर 3 में आप क्या करते हो बोले एक बाजू से? प्रमोटर शॉल फाइल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट सच एज मेमोरेंडम एंड क्या बोले एक बाजू से? आर्टिकल्स। आप यहां पे टेबल्स का भी रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है? टेबल हमने याद किए थे ना, शेयर है ए, गारंटी बी, कॉम्बो है सी, अनलिमिटेड नो शेयर कैपिटल है डी, अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल है ई, एमओए इसी का नाम है। कुछ याद आया? और फिर वो वैसा का वैसा, फिर क्रिस क्रॉस,
कुछ याद आया सबको? यस और नो? तो आप उनका भी रेफरेंस दे सकते हो कि टेबल ए से लेके ई में मेमोरेंडम और एफ से लेके जे की आई जे तक के क्या है बोले एक बार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। या आपने थर्ड पॉइंट में लिखा। फोर्थ पॉइंट में आप सीएमए का डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर कौन सा है? आईएनसी 8। फिफ्थ पॉइंट के अंदर यू विल फाइल द डिटेल्स ऑफ द सब्सक्राइबर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन आईएनसी फॉर्म नंबर कौन सा है बोले एक बार उसे 9। और साथ में आप एफिडेविट दोगे आईएनसी फॉर्म नंबर का में बोले एक बार 10, जिसमें आप तीन चीजें डिक्लेयर करोगे। यू आर नॉट कॉन्विक्टेड, यू आर नॉट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, और जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो है ट्रू एंड फेयर। क्लियर है? ये 3 पॉइंट बहुत सारे बच्चे भूलते हैं, कृपया भूलना मत। इनमें कंफ्यूजन होता है। टाइम पे एग्जाम में जाने के बाद बच्चे इन 3 पॉइंट को भलता ही कुछ तो भी लिख के आते हैं कि ही इज एलिजिबल टू फॉर्म अ कंपनी और उसके अंदर बहुत ताकत है। क्लियर है? 3, नॉट कॉन्विक्टेड, नॉट इन्वॉल्व इन फ्रॉड एंड फेयर एंड ट्रू इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर है? नीचे पॉइंट नंबर 6 में ये सभी डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। कौन से आईएनसी के साथ फाइल करने हैं? आईएनसी 7। 30 दिन में आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन आईएनसी 11 एंड कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। सबसे आखिरी चीज, अगर आप फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन फाइल करते हो तो एनसीएलटी आपके खिलाफ फ्रॉड के 2 सेक्शन, 447 फॉर फ्रॉड, 448 फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। कुछ याद आया? ये दोनों सेक्शन लगाएगा, साथ में 5 ऑर्डर पास करेगा। सबसे पहला टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा आपके कंपनी को अनलिमिटेड डिक्लेयर करेगा, तीसरा वाइंडिंग अप, चौथा रिमूवल ऑफ नेम और पांचवा एनी अदर ऑर्डर। क्लियर है कंसेप्ट? 7 पॉइंट याद रखिए पूरे मार्क्स से। ठीक है? इसमें कोई भी आपका मार्क काट नहीं सकता। 7 में 7 से 7 स्टेप्स में। आइडिया क्लियर है? सेक्शन नंबर 7 यहां पे खत्म होता है। सेक्शन नंबर 7 के बाद में हमने शुरू किया था मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कुछ याद है बच्चों? चलो मेमोरेंडम के फटाफट सभी क्लॉजेस बोलिए मुझे एक्शन के साथ में। पुट योर हैंड्स अप इन द एयर एवरीबॉडी। सो सबसे पहला क्लॉज कौन सा है? नेम। दूसरा क्लॉज ऑब्जेक्ट, तीसरा रजिस्टर्ड ऑफिस, चौथा कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, लाइबिलिटी, नॉमिनेशन, है ना? सो नॉमिनेशन क्लॉज। टोटल कितने क्लॉजेस हो गए? 7। और सातों के लिए हमने सेक्शंस लिखे थे। कुछ याद है सबको? ओके, अलग अलग सेक्शन सातों के लिए मेंशन किए थे। कौन कौन से सेक्शन मेंशन किए थे? कुछ याद है? ओके, सबसे पहले नेम क्लॉज के लिए कौन कौन से सेक्शन? 4, 13, 16। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए 4, 13, 10 है। उसके बाद में रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के लिए 4, 13, 12। उसके बाद में कैपिटल क्लॉज के लिए 4, 13, 61। उसके बाद में आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज के लिए सच कुछ नहीं था। फिर लाइबिलिटी क्लॉज के लिए 4, 13, 65 प्लस 65 डिलीटेड है। और उसके बाद में नॉमिनेशन क्लॉज तो आपको ऑलरेडी पता है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? अब एक एक क्लॉज लेंगे। हमने मेमोरेंडम का चार्ट बनाया था, याद है? पूरा चार्ट से दन रिवाइज कर लेते हैं, आपका सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। ठीक है? सेक्शंस भी खत्म हो जाएंगे, पूरा मेमोरेंडम भी कंप्लीट हो जाएगा। आर यू रेडी गाइस? तुमने चार्ट खुद ने भी बनाया होगा तो तुमको सब कुछ याद आना चाहिए। ठीक है? अगर तुमने खुद के हाथों से क्लास में चार्ट बनाया तो ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। ठीक है? सर मेरा मैसेज डिस्प्ले हो रहा है? बहुत अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है बेटा। लेट्स गो। सो अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहला क्लॉज कौन सा है बोले एक बार उसे? नेम क्लॉज। नेम क्लॉज के अंदर सेक्शन नंबर कौन सा है? 4, 13, 16। सेक्शन नंबर 4 के अंदर सबसे पहले नेम शॉल नॉट बी आइडेंटिकल और सिमिलर, दूसरा अनडिजायरेबल एंड अब्यूजिव, और तीसरा अनडिजायरेबल एज पर सीजी, नो कनेक्शन विद द सीजी और रेफरेंस टू द सीजी और एसजी। कुछ याद आया सबको? ये सुनो। फिर ऐसा नाम आप कौन से आई फॉर्म में अप्लाई करते हो? आईएनसी 1 पर स्पाइसी 29 एंड स्पाइसी 32 भी आएगा ना। हालांकि स्पाइसी 32 में आईएनसी 1 लगता ही है। हमने स्पाइसी 32 में आईएनसी 1 देखा था ना, क्योंकि उसके अंदर आईएनसी 1 नेम प्रोसेस अलग से करना पड़ता है। सबको याद है? हाँ है ना? बट फिर भी मैंने स्पाइसी 32 लिख के रखा है। क्लियर है? सो आईएनसी 1, आईएनसी 29 एंड स्पाइसी कौन सा बोले एक बार? 32। आपने आरओसी को अप्लाई करना है। नॉर्मली आप 6 ऑप्शंस देते हो, ठीक है? लेकिन एग्जाम में 6 ऑप्शंस लिखने क्या? नहीं। आरओसी फिर आपका नाम रिजर्व रखेगा। कितने दिन तक रिजर्व रखेगा? 20 डेज। एंड ड्यूरिंग दैट 20 डेज आपने इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस कर लेना चाहिए, या फिर आपका नाम क्या हो जाएगा? अनरिजर्व्ड। क्लियर है? और अगर आपका नाम अनरिजर्व हुआ तो वापस से आपको नाम मिल पाएगा क्या? नहीं। नीचे फिर हम कंपनी को क्या करेंगे बोले एक बार उसे? इनकॉर्पोरेट। और इनकॉर्पोरेशन के बाद में अगर आपको कभी नाम अल्टर करना है तो अल्टरेशन के प्रोसेस कितने हैं? 2। पहला अल्टरेशन कौन सा है? वॉलेंटरी। सब जन जोर से बोलो, कौन सा अल्टरेशन है? वॉलेंट्री अल्टरेशन। वॉलेंट्री अल्टरेशन का सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार से? 13। पहला जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल। दूसरा प्रायर सीजी अप्रूवल। तीसरा नो अप्रूवल फॉर द कन्वर्जन। चौथा एप्लीकेशन ऑफ आईएनसी 24 एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन आईएनसी 25। कुछ याद आया सबको? हाँ है ना? यह होने के बाद में कंपलसरी अल्टरेशन। कंपलसरी अल्टरेशन के लिए सेक्शन नंबर कौन सा है? सब जन बोले एक बार उसे? 16। 16 के अंदर 2 तरीके से, एक अल्टरेशन ऑफ नेम, सिमिलर नेम, या अल्टरेशन ऑफ सिमिलर ट्रेडमार्क।
तीन पॉइंट कॉमन है। कौन से तीन पॉइंट? ऑर्डर ऑफ सीजी, जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड चेंज विद इन 3 मंथ। एक पॉइंट ट्रेडमार्क में एक्स्ट्रा है, एग्रीड पार्टी कैन मेक एन एप्लीकेशन विद इन कितना साल बोले एक बार उसे? 3 ईयर। कुछ याद आया? ये है आपका नेम क्लॉज। कौन सा क्लॉज बोले एक बार? नेम। इसके हर एक के हमने अलग अलग आंसर राइटिंग पॉइंट बनाए थे, ठीक है, वही आंसर राइटिंग पॉइंट हमने यहां पे मेंशन किए हैं। नेम क्लॉज होने के बाद में हम सेकंड क्लॉज के ऊपर जा रहे थे। दूसरा क्लॉज कौन सा है? दैट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर सबसे पहले हमने मेंशन किया था ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब जिसके लिए कंपनी चलती है। पॉइंट नंबर 2 में हमने देखा था ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट कौन सा? मेन। दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा? एंसिलरी। कुछ याद है सबको? हाँ है ना? उसके बाद में तीसरी चीज हमने देखी थी, फॉर अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज आपको जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन लगता है? स्पेशल। जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है हम उनको पैसा क्या कर देते हैं? रिफंड। लेकिन इनका परसेंटेज लिखना है क्या? नहीं, दिमाग में फिट रखना है कितना? मैक्सिमम 25%। नेक्स्ट चीज पब्लिश करना है कितने न्यूज़पेपर में? 2, एक रीजनल और एक कौन सा? इंग्लिश। और सबसे आखिरी आपने आरओसी को फाइलिंग करना है जनरल मीटिंग के स्पेशल रेजोल्यूशन से कितने दिनों के अंदर? 30 डेज। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? रिवाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है? फास्ट हो रहा है या अच्छे से हो रहा है? पक्का अच्छे से हो रहा है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। कौन सा क्लॉज है सब जन बोले एक बार? रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस इज अ प्लेस। रजिस्टर्ड ऑफिस के 3 कैरेक्टर। इट इज अ प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन, it is a place of domicility and nationality, and it is a jurisdiction of court। कुछ याद आया? ये लिखना ही चाहिए, ठीक है। ये होने के बाद में रजिस्टर्ड ऑफिस आप इनकॉर्पोरेशन से कितने दिन के अंदर सेट करते हो? 30 डेज। ये आपका सेक्शन 12 है। हाँ, ये पूरा सेक्शन नंबर 12 है। 30 डेज में सेट करते हो। फॉर्म नंबर कौन सा है? INC 22। कुछ याद आया सबको? यस और नो? और साथ में आप चाहो तो अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कर सकते हो। अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कितने तरीकों से? 5। एक्शन करो। इसकी गली से उसकी गली तक, इसकी सिटी, इसके गांव से उसके गांव, रशियन से अर्जुन कपूर तक। क्लियर है आंसर? तो इसकी गली से उसकी गली, सेम सिटी में। क्या हो रहा है लैपटॉप? सेम सिटी में, विद इन सिटी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है बोले एक बार उसे? ऑर्डिनरी। पागल हो गया लैपटॉप मेरा। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है सब जन बोले एक बार उसे? ऑर्डिनरी, ठीक है। और दूसरा, अगर इंटर सिटी में आप जा रहे हो, मतलब सिटी चेंज कर रहे हो, आरओसी सेम है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कौन सा? ऑर्डिनरी। और जनरल मीटिंग का कौन सा? स्पेशल। तीसरा, इंटर आरओसी कर रहे हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, दोनों आरओसी का अप्रूवल। क्लियर है? उसके बाद में इंटर आरओसी बट सेम स्टेट, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सॉरी, इंटर आरओसी एंड इंटर स्टेट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, दोनों आरओसी का अप्रूवल, एंड सीजी, प्रायर सीजी अप्रूवल। और अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हो, आरओसी सेम है, तो बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल एंड प्रायर सीजी। कुछ याद आया? फिर इसको डिवाइड करो 2 पार्ट में, जहां पे आरओसी सेम है और जहां पे आरओसी चेंज है। जहां पे आरओसी सेम है वहां पे शिफ्टिंग से कितने दिनों के अंदर फाइलिंग करना है? 30 डेज। आईएनसी फॉर्म नंबर कौन सा है बच्चों? 22। और दूसरा, अगर आरओसी चेंज कर रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी ने कौन सा आईएनसी फाइल करना है? आईएनसी 23। कितने दिनों के अंदर? नॉर्मली 30 डेज के अंदर। फर्स्ट आरओसी को रिप्लाई कितने दिनों में आएगा? 30 डेज में। फिर आप अगले आरओसी को कितने दिन में फॉरवर्ड करोगे? 60 डेज। और उसका रिप्लाई कितने दिनों में आएगा? 30 डेज। आईएनसी 23 घूम रहा है सब जगह पे। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? चलो, ये हो गया रजिस्टर्ड ऑफिस का शिफ्टिंग। कुछ याद आया? फिर कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में हमने देखा था घर वाली बाहर वाली। कुछ याद है? घर वाली बाहर वाली अल्ट्रेशन के लिए सेक्शन 13 और सेक्शन नंबर 61, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक विल ओवरराइड जनरल। कुछ याद आया? ऐसा ना? पहले तो कैपिटल क्लॉज, कैपिटल इज ओन फंड्स कंट्रीब्यूशन बाय किसने बोले एक बाजू से? शेयर होल्डर। कैपिटल क्लॉज शुड शो द नंबर ऑफ द शेयर्स एंड इट्स वैल्यू विद द टोटल कैपिटल। ये 2 पॉइंट लिखने ही है। फिर अगर कैपिटल क्लॉज अल्टर करना है, जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी। क्लियर है? इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय किसने बोले एक बाजू से? एओए। और कैपिटल कितने तरीके से चेंज हो सकता है बच्चों? 5। सबसे पहला कौन सा है बोले एक बाजू से? इंक्रीज। दूसरा कौन सा है? डिक्रीज। तीसरा कौन सा है? कन्वर्ट। चौथा डिवाइड। और 5वां कंसोलिडेटेड। क्लियर है आंसर? और जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन है? ऑर्डिनरी। मैंने हर एक का एग्जांपल दिया था। नॉर्मल इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज के लिए मैंने रिडक्शन ऑफ कैपिटल बायबैक वाला एग्जांपल दिया था, और मैंने आपको किसका? जस्ट डायल का एग्जांपल दिया था बायबैक के लिए। कुछ याद है? उसके बाद में कन्वर्जन के लिए प्रेफरेंस टू इक्विटी, डिवाइड के लिए एसबीआई बैंक का एग्जांपल हमने देखा था कि एसबीआई का 10 रुपए का शेयर 1-1 रुपए के 10 शेयर में डिवाइड हो गया। कुछ याद है?
और सबसे आखिरी कौन सा है, कंसोलिडेशन, कि 1-1 रुपए के 10 शेयर को जमा करो, 2-2 रुपए के 5 शेयर को जमा करो और एक 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर बना दो। कैपिटल क्लॉज सबको याद आ रहा है? एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना। चलो, कैपिटल क्लॉज होने के बाद में नेक्स्ट वाला क्लॉज कौन सा है, सब्सक्रिप्शन। मुझे बताओ जिंदगी में सब्सक्रिप्शन क्लॉज अल्टर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार जो बन जाता है, प्रमोटर और सब्सक्राइबर दो चीजें जिंदगी में कभी भी चेंज नहीं होती। सब्सक्रिप्शन, इट शोज प्राइमा फेसिया मेंबर हु वेयर सब्सक्राइबर्स टू द एमओए एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एवरी सब्सक्राइबर शॉल होल्ड मिनिमम कितना शेयर, 1 शेयर। हमने सब्सक्रिप्शन क्लॉज इन्फोसिस का देखा था, नारायण मूर्ति वाला, कुछ याद है? और हर एक ने 1-1 शेयर होल्ड किया था, 4 सब्सक्राइबर थे, नारायण मूर्ति, नंदन निलेकनी, नादथुर श्रीनिवासन, ये सुनो। बहुत बढ़िया। ये होने के बाद में अगला क्लॉज कौन सा है, लाइबिलिटी। एक आपको एप्लीकेबल है नहीं और दूसरे का आपको कोई सेंस नहीं है। कुछ याद आया, यस और नो? पहला, अगर आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी को लिमिटेड कर रहे हो तो सेक्शन नंबर कौन सा है, सब जन बोलो 65। लोग डे ड्रीमिंग में जा रहे हैं, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, फोकस फोकस, ठीक है, फोकस। 2-3 लोग, आई नो स्टैमिना तुम्हारा खत्म हुआ है, बट ब्रेक योर बैरियर्स, ठीक है? तुम जिंदगी में सबसे अच्छी चीज तभी सीखते हो जब तुम तुम्हारे बैरियर्स, तुम्हारे लिमिट्स को ब्रेक करते हो। आज तुम ब्रेक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आज ब्रेक करोगे मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, नेक्स्ट टाइम ऐसा सेम सिचुएशन आए तो आई कैन स्टिल डू इट। इज इट वेरी क्लियर, यस और नो? सो ब्रेक योर बैरियर्स, ग्रो। सी, मोर डिफिकल्टीज मीन्स यू आर लिविंग मोर एक्टिव लाइफ, ठीक है? मोर डिफिकल्टी। अच्छा, एक समझो, एक मूवी तुम देख रहे हो, 2 मिनट के लिए बोलता हूं। एक मूवी तुम देख रहे हो और मूवी में एक कैरेक्टर है जो पूरे मूवी में सिर्फ सोफे पे बैठा है। मूवी है, मूवी में एक कैरेक्टर है जो पूरे मूवी में सिर्फ सोफे पे बैठा रहता है, कुछ करता ही नहीं है। विल यू बी फॉन्ड ऑफ दैट कैरेक्टर? नाउ थिंक अबाउट यू। क्या तुम तुम्हारे मूवी में सिर्फ सोफे पे बैठा रहना चाहते हो? नहीं, कोई फॉन्ड ही नहीं बनेगा। यू शुड बी वेरी एक्टिव इन योर ओन मूवी। कह रहे कंसेप्ट सबको हाँ है ना? सो करो, लिमिट्स ब्रेक करो, कुछ नहीं होता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? चलो लेट्स गो। सो सबसे पहले लाइबिलिटी क्लॉज, अनलिमिटेड को हम काय में कन्वर्ट करें, बोले बाजू से लिमिटेड। किसके लिए? जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन, स्पेशल। कितने दिन में फाइल करना है, 30 डेज। किसको फाइल करना है, आरओ। एनसीएलटी का अप्रूवल कितने महीने में फाइल करना है, 3 मंथ। किसको फाइल करना है, आरओ से। पर सेक्शन आपको अप्लीकेबल है क्या? नहीं, बट रेफरेंस के लिए याद रखिएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, सेक्शन नंबर कौन सा है, 13। इंक्रीज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बोले बाजू से अनलिमिटेड। तो जनरल मीटिंग का कुछ याद आया? ये सुनो, डायग्राम भी ड्रॉ किया है, ठीक है? तो जनरल मीटिंग का कौन सा, गलत मत सोचना नालायक को। सो जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन, बोले एक बार, यूनानिमस, ठीक है? 4 केसेस में यूनानिमस रेजोल्यूशन लगता है, ठीक है? मैंने आपको चारों केसेस में से 3 लिखवा के दिए, एक ढूंढने का है। और हिंदू तो हमारा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, चौथा केस उसी में है, ठीक है? विल सी कब आएगा, ठीक है? चलो, लाइबिलिटी क्लॉज हो गया। सबसे आखिरी नॉमिनेशन क्लॉज, ये सभी को पता है, सिर्फ ओपीसी में लगता है। नॉमिनी इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। और सबसे आखिरी आईएनसी टू नॉमिनेशन, 3 रिटर्न कंसेंट फॉर चेंज इन नॉमिनेशन। इसमें पूरा का पूरा आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोले सर ना। चलो, ये अब बचता क्या है, अब ज्यादा कोई टेंशन वाली चीजें बची ही नहीं है। पर मेरा लैपटॉप क्यों पागल हो गया है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। क्या मारू इसको? ऐसे कोई भी चीज काम नहीं करती तो मारते नहीं है। दिस इज वेरी बैड हैबिट, यू नो। हाँ, वन सेकेंड होल्ड, लेट्स ट्राई टू रिस्टार्ट। नए साल में नया लैपटॉप लो ना। गरीब आदमी 150 रुपए में क्या क्या करेगा यार? डेली 150 रुपए मिलता है मेरे को सिर्फ। ये लैपटॉप लेने के लिए मैंने 6 साल सेविंग किया था। BMW तो उधारी में ही चल रही है, शोरूम को वापस देने वालों में एक आध दिन। चलो, एवरीबॉडी रेडी? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, मेमोरेंडम के सब क्लॉजेस हो गए हमारे, बोलो हाँ या ना। चलो, मेमोरेंडम के सब क्लॉजेस होने के बाद में नाउ हमको देखने हैं कुछ क्लॉजेस, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमने डॉक्ट्राइन्स देखे थे, कुछ याद है बच्चों? बोलो हाँ या ना। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज इंटरनल कंट्रोल डॉक्यूमेंट, उसके अंदर हमने 3 डॉक्ट्राइन्स देखे थे। सो हमारे लिए सेंटेंस था, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने बादलों में। कुछ याद आया? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस की सब एक्शन करेंगे, जो एक्शन नहीं करेगा याद रखना जीवन में बिजली आएगी ही नहीं उसके पास में। लेट्स गो। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने बादलों में, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस की
कड़कती हुई बिजलियों में, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, सूरज की पहली किरण है। दो केसेस, एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिची, केस का नाम लो, क्या है? एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिची। इसमें दो प्रिंसिपल आए थे, डॉकन और कौन सा बोले एक बार उसे, डोव। जिसमें डॉकन क्या कहता है, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आर कौन से डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट, एंड एवरी पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग विद द कंपनी शॉल बी अवेयर ऑफ द सेम। डोव क्या कहता है, अल्ट्रा वायरस, एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट अगेंस्ट द मेमोरेंडम आर्टिकल इज void in law and not covered by the objects of MOA AOA is also void. Only third party is liable for the same. हम इसमें थर्ड पार्टी को कोई कंपेंसेशन देते हैं क्या? नहीं। अच्छा, डॉकन और डोव किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कंपनी, क्लियर है। और डॉइम किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? थर्ड पार्टी। जोर से बोलो, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी के अंदर हमने पॉइंट नंबर 1 देखा था, थर्ड पार्टी रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन। दरवाजे के अंदर क्या चल रहा है, हमारी जिम्मेदारी है क्या? नहीं। हमें पता होना चाहिए क्या? नहीं। दरवाजे के अंदर की बातें कंपनी की, हम खोल खोल के देखने वाले हैं क्या? नहीं। मन हो गया तो अरे मतलब आगे। सो पॉइंट नंबर 1, थर्ड पार्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल प्रोसेस ऑफ, क्या बोले एक बाजू से, कंपनी। थर्ड पार्टी कैन अज्यूम इट इज एविडेंट, इफ इट इज एविडेंट एक्सटर्नली दैट द प्रोसेस इज कंप्लीट। क्लियर है। मतलब थर्ड पार्टी बाहर से ही अज्यूम कर सकता है कि प्रोसेस खत्म हो चुका है, पर डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अल्ट्रा वायरस का डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक्सेप्शन है, पर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन 3 है। पहला फॉर्जरी, फॉर्जरी है वो नल है जिससे पानी नहीं आता, कुछ याद आया सबको? दूसरा, थर्ड पार्टी को नॉलेज अवेयरनेस था, सीसीटीवी कैमरा लगाया था, अंदर क्या चला पता चल गया, एमएमएस नहीं, नालायक, ठीक है। उसके बाद में सबसे आखिरी निग्लिजेंस, कि डायरेक्टर ने बोला था अंदर आके देख, तू भी इन्वॉल्व हो जा, तुमने हाँ, मेरा मूड नहीं है ना, सो दैट इज क्या बोले वजह से निग्लिजेंस। तो दो केसेस के नाम बोले, एग्जाम में कोट करने के लिए आएंगे। पहला केस कौन सा था? एशबरी, फाउंडेशन में भी हुआ था नहीं है, एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिची। दूसरा, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए आपको ये दो चीजें बेसिकली याद रखना जरूरी है। यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? फिर उसके बाद में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कुछ प्रोविजंस थे जो मैंने आपको बोले थे कि घर पे आराम से पढ़ना, एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू कुछ काम के नहीं है। फिर उसके बाद हम गए थे सेक्शन नंबर 6 के ऊपर। सेक्शन 6 याद है, एक्ट टू ओवरराइड एमओए एओए, पर मैंने आपको बोला था ये सिर्फ 10% सच है और एक लंबा और चौड़ा चार्ट बनाया था हमने, कुछ याद आया? हमने क्या देखा था कि ठीक है चलो, कंपनीज एक्ट, डिपार्टमेंट के सर्कुलर रूल्स नोटिफिकेशंस, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केसेस, दोज ओवरराइड एमओए, एमओए ओवरराइड्स एओए, एओए ओवरराइड क्रेडिटर के रेजोल्यूशन, क्रेडिटर के रेजोल्यूशन ओवरराइड जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग ओवरराइड बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग ओवरराइड एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, विच ओवरराइड एम्प्लॉइज, विच ओवरराइड वर्कमैन। कुछ याद आया ऐसा ना? पर हमने ऊपर भी देखा था कि कंपनीज एक्ट इज ओवररिडन बाय द ओवरराइडिंग लॉज, जैसे सेबी, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, बेस लॉज, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड। फिर उसको भी ओवरराइड करने के लिए कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसको ओवरराइड करने के लिए रीजनल लॉज जैसे सार्क वाले, और उसको ओवरराइड करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के लॉज। ये पूरा हमने सेक्शन नंबर 6 देखा था। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? चलो, सेक्शन 6 होने के बाद में हम गए थे सेक्शन नंबर 15 एंड सेक्शन नंबर 17। जितने भी मेमोरेंडम अमेंडमेंट, मेमोरेंडम आर्टिकल के अमेंडमेंट है, वो अपने स्पेसिफिक कॉपीज में कंपनी पे मेंटेन करने चाहिए। अगर आप ये कॉपीज नहीं मेंटेन करते हो और गलत कॉपीज प्रोवाइड करते हो तो 1000 पर कॉपी वाला पेनल्टी है। कुछ याद आया? पेनल्टी हमने याद रखा था, हाँ या ना? दूसरी बात, अगर कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल मेंबर्स मांगते हैं या कोई भी थर्ड पर्सन मांगता है तो आपने प्रोवाइड करने चाहिए। अगर आप प्रोवाइड नहीं करते तो कंप्लेन जा सकता है, और ऐसे केसेस में अगेन पेनल्टी है 1000 फॉर ईच कॉपी, मैक्सिमम टू कितना बोले एक बार? 1 लाख। कुछ याद आया? यस और नो? क्या हुआ? ईच डे, माय मिस्टेक, सॉरी। 1000 रुपीज क्या है बोले एक बार? 1000 पर कॉपी 15 में है, यहां 1000 पर डे, मैक्सिमम टू कितना बोले एक बार? जो से 1 लाख। जितने दिन आप कॉपीज प्रोवाइड नहीं करोगे उतने दिन। कुछ याद आया सबको? यस और नो? चल, ये हो गया आपका 15, और कौन सा बोले एक बार? जो से 17। फिर एशबरी वाला केस हो गया है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वाला हो गया है,
डॉक्ट्राइन्स कंप्लीट हो चुके हैं। एनपीओ नॉन प्रॉफिट मेकिंग क्या बोले एक बाजू से ऑर्गेनाइजेशन, इसके हमने पॉइंट्स बनाए थे, कुछ याद है? मैंने इसको ब्रैकेट में डिवाइड किया था, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, तीसरा टाइप्स ऑफ कंपनी, चौथा अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पांचवा कॉन्ट्रावेंशन। कुछ याद आ रहा है सबको? यस और नो? मुझे बिना देखे एक बार रिवाइज करने की कोशिश करो, बाद में चार्ट देखेंगे। एनपीओ के मेन 3 ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला चैरिटेबल, रिलीजियस, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, पेलते जाने का, जो पब्लिक बेनिफिट का है सब पेलने का। क्लियर है? दूसरा एनपीओ का, दे डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट अ प्रॉफिट या यूज द प्रॉफिट फॉर देयर ओन ऑब्जेक्ट। तीसरा, दे डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, पर डिबेंचर का इंटरेस्ट और डिपॉजिट का इंटरेस्ट चलेगा क्या? यस, ये हो गया ऑब्जेक्ट। फिर एनपीओ का एप्लीकेशन, मुझे आईएनसीज बोलो, दनादन दनादन। INC 12 application for NPO, INC 13 MOA, INC 14 CACS CM, INC 15 सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर। फिर आपको लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस बाय CG INC 16, लाइसेंस बाय ROC INC 70। कुछ याद आया? कंपनी आप 2 टाइप की बना सकते हो, एक प्राइवेट एक पब्लिक, पर नाम में प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड लिखना जरूरी है क्या? नहीं। कुछ याद आया? फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज, आप एनपीओ का ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हो, हाँ या ना? इसके लिए कौन सा प्रो लगता है? प्रायर सीजी, साथ में कन्वर्जन के लिए आईएनसी 18, पब्लिक नोटिस का आईएनसी 19। क्लियर है कंसेप्ट? फिर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया, कॉन्ट्रावेंशन कितने तरीकों से है? 2। एक तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम नहीं किया, नहीं तो फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया। यस और नो? उसके अंदर सबसे पहला, कंपनी को पेनल्टी कितना है? 10 लाख से 1 करोड़। कुछ याद है? ऑफिसर को 25,000 से 25 लाख है, 50 लाख है 25 लाख। फिर साथ में रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, साथ में अमलगमेशन, वाइंडिंग अप, मर्जर। क्लियर है कंसेप्ट सबको? यस और नो? आइडिया क्लियर है सबको? चलो अब चार्ट देख लो। अब तुमको चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब टंग पे ही है। क्लियर है? एक बार तुम्हारे बुक में चार्ट होगा, चेक कर लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। पेज नंबर है आपका 2.43। और उसमें जेल भी है ना, आई गेस समथिंग जेल अप टू 3 इयर्स। उसको मार्क करके रखना, अपन भूल जाते हैं हमेशा जेल। अच्छा, एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 36। एक सवाल है, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया का एक छोटा सा सवाल था, मैं उसको रिवाइज करा दूं। इंपॉर्टेंट सवाल है, वनडे रिवीजन में भी काम में आएगा। सवाल मैं आपको दिखा दूं, ठीक है? क्योंकि काम का सवाल है, बहुत दिनों से पेंडिंग है, मैडम मेरे को कई दिनों से बोलते जा रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंट। मैंने तुमको होमवर्क दिया था, तुमने उसको सॉल्व भी किया होगा बट स्टिल आई विश कि एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है? कभी अगर कल के टेस्ट में आ गया तो, कल के टेस्ट का छोड़ो, एग्जाम में आ गया तो ये ना सर, क्रिकेट क्लब ऑफ स्टेट क्रिकेट क्लब, ये सर ना। चलो एक बार मैं सवाल पढ़ता हूं, खास यही है ना मैडम? तुम ही कंफ्यूज होगा जीवन में। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक्स इन एसोसिएशन, ये है क्या? चलो ठीक है, दोनों सवाल ले लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एनपीओ का सवाल है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटेंड टू फॉर्म अ क्लब नेमली बडिंग पायलट्स फ्लाइंग क्लब एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी टू इंपोर्ट क्लासरूम टीचिंग फॉर द एयरक्राफ्ट फ्लाइट ट्रेनिंग टू द ट्रेनी पायलट्स। It is decided to form a limited liability company for charitable purpose under section number 8 of the Companies Act 2013 for the period of कितना साल बोले एक बार? 10 year. Thereafter club will dissolve and surplus asset over the liabilities if any will be distributed among members. अब इसमें आप एनपीओ की सब प्रोविजन लिखोगे, पर मुझे एक बात बताओ, एनपीओ प्रॉफिट मेंबर्स को दे सकता है क्या? तो जो सरप्लस असेट आया वो तो प्रॉफिट ही है ना, ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स का। क्या वो मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? नहीं, आपको चैरिटी के लिए ही यूज करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो इसका आंसर ये है। अब उन्होंने पूछा क्या है, अमॉन्ग्स द मेंबर एज यूजुअल प्रोसीजर अलाउड अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है? नहीं अलाउड है। एग्जामाइन द फिजिबिलिटी ऑफ प्रपोजल, आंसर है एनपीओ बनाओ, 10 साल के लिए बनाओ, बिंदास चलाओ, पर असेट डिस्ट्रीब्यूशन की जब बारी आए तो आंसर में आपने लिखना है कि ये अलाउड नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा सरप्लस असेट जो प्रॉफिट से डिराइव्ड है वो आपको पब्लिक में ही, पब्लिक बेनिफिट के लिए ही यूज करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आया?
नीचे कॉन्ट्रावेंशन के पेनल्टीज भी मेंशन कर सकते हो क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप सजेशन में डालोगे कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आंसर सबको क्लियर हो रहा है? बोलो हाँ या ना। चलो, नहीं डिसॉल्व भी हुई तो भी जो पैसा है वो आप पब्लिक बेनिफिट के लिए तो यूज ही कर सकते हो, अगर नहीं कर पा रहे तो किसी और एनपीओ को डोनेट कर दो। समझ में आ रहा है? डोनेट तो कर ही सकते हो ना, एनपीओ दूसरे एनपीओ को डोनेशन दे सकती है, नॉट इशू। ठीक है, ये होने का नीचे वाले क्वेश्चन में दिक्कत है क्या मैडम? स्टेट क्रिकेट क्लब लिमिटेड सेक्शन 8 कंपनी नहीं नॉर्मल, ये तो डायरेक्ट है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो चुका था। चलो, एनपीओ का सेक्शन नंबर कौन सा खत्म हुआ बोले एक बार उसे 8। पूरा ध्यान आप बोर्ड के ऊपर दीजिएगा। मैं जा रहा हूं सेक्शन नंबर 9। 9 इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या बोले एक बार उसे कंपनी। ठीक है, फटाफट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी सभी के सभी बोल के रख दीजिए। सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सी, ट्रांसफर ऑफ शेयर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेट प्रॉपर्टी। 4 केसेस बोल दीजिए मुझे सेपरेट लीगल एंटिटी के 2, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, कंपनी अलग मेंबर अलग। दूसरा ली वर्सेस ली एयर फार्म, कंपनी अलग मेंबर अलग, पर मेंबर ही कंपनी में क्रेडिटर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है और एम्प्लॉय कंपेंसेशन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। याद है ली की विंडो? कुछ याद आया? ये होने के बाद में 2 सेपरेट प्रॉपर्टी के केस लॉस। पहला कौन सा? ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली। दूसरा मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टिम्बर जल गया वाला, कि इंश्योरेंस आपने कंपनी के नाम पे निकालना चाहिए था, मकोरा के नाम पे नहीं। कुछ याद आया पक्का? चलो, इसी अब इतना आ ही गए हैं तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की भी केसेस कर लेते हैं, उसका भी तो टेस्ट है ना कल। हाँ या ना? सो एक बार मुझे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के 5 पॉइंट्स बोल दीजिए। कंपनी है पर्दा, कंपनी के पीछे लोचा किया है, कंपनी को फिर बेपर्दा है करना। ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल ही सही है। सो कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट बिहाइंड द कंपनी, इफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉड हु इज लायबल, लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल, आइडेंटिफाई द कल्प्रिट, पेनलाइज हिम, द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट। क्लियर है? 8 केसेस डिस्कस किए थे। पहला दिनशा मानिक जी पेटेड, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, कीवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। कुछ याद आया? डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, अलायन एनिमी। तीसरा केस जोन्स वर्सेस लिपमैन, फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। गिलफोर्ड मोटार कंपनी वर्सेस हॉर्न, फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। नेक्स्ट वाला मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट्स कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट्स कमीशन, पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट वाला वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री, वर्कमैन वेलफेयर लेजिस्लेशन का प्रोटेक्शन। उसके बाद में एफजी फिल्म्स, एजेंट और ट्रस्टी, न्यू हॉरिजॉन लिमिटेड, प्रमोटर का एक्सपीरियंस। क्लियर है? तो चैप्टर 1 के भी बहुत सारे कंटेंट हमारा यहाँ पे रिवाइज हो गया। क्लियर है आंसर? चलो, सेक्शन 9 खत्म हुआ। सेक्शन नंबर 10 इफेक्ट ऑफ एमओए, मेंबर क्रेडिट। इसके लिए मैंने नोट लिखवाया था, मेंबर क्रेडिटर से क्रेडिटर डायरेक्टर, प्यार का रिश्ता। क्लियर है कंसेप्ट? ये एक दूसरे से बाउंड है बिकॉज ऑफ सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार उसे 10। काम का सेक्शन नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ काम का नहीं है। जाते हैं 10A पे। 10A सेक्शन हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था, मैंने आपके इसलिए इसके लिए बिल्टअप दिया था। 15,30,000 कंपनीज में से आज के डेट में भी बोला जाता है 60 से 70,000 कंपनीज ऐसी होगी जिनका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट घुमाने के लिए बनाई होगी। कुछ याद है? और इन कंपनीज के वेरिफिकेशन के लिए बीजेपी सरकार ने नया प्रोविजन डाला है 10A वाला, कि जिस दिन आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो वहां से कितने डेज के अंदर, 180 डेज के अंदर 4 चीजें करनी है। कितनी चीजें करनी है? 4। सब्सक्राइबर ने पूरा पैसा लाया क्या देखो। दूसरा, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फिजिकली करवाओ। तीसरा, सीएसीएस सीएमए से डिक्लेरेशन लो कि कंपनी शुरू हो चुकी है। और चौथा, सेक्टोरियल अथॉरिटी अगर आपका कोई है, जैसे सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, इनसे अप्रूवल ले लो। कंसेप्ट समझ में आया? सो एंड में अगर आपका फेलियर हुआ, आपने 20A फाइल नहीं किया, ई फॉर्म याद रखना, 20A फाइल अगर नहीं किया तो कंपनी को पेनल्टी है 50,000 तक का, रिमूवल ऑफ नेम होगा मतलब डिसोल्यूशन, और ऑफिसर को 1,000 पर डे मैक्सिमम टू 1 लाख। वैसे भी अगर ये कोई कंपनी करता नहीं है तो जिंदा रह के भी क्या फायदा, ये वो फेक कंपनी ही माना जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यह है आपका सेक्शन नंबर कौन सा सब्जन बोले एक बार है 10A। आंसर राइटिंग पॉइंट बहुत सिंपल है इसके, फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वेरीफाई 4 पॉइंट्स, ABCD करके लिख सकते हो, 1 2 3 4 करके लिख सकते हो, आपकी मर्जी। सब्सक्राइबर का पेमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, CACS CMA एंड सेक्टोरियल अथॉरिटीज, फाइल सच ई फॉर्म 20A। 5th पॉइंट में विद किसके साथ बोले एक बार, ROC। 6 पॉइंट में पेनल्टी चाहिए तो लिखना, पूछी गई है तो, नहीं तो सजेशन में लिखना। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सुनना। 10A होने के बाद में
11 तो है नहीं, फिर है 18 18 कन्वर्जन ऑफ कंपनी। कुछ याद है? कन्वर्जन ऑफ कंपनी के लिए मैंने टेबल देके रखा था और मैंने अमेंडमेंट ऑफ एओए और कन्वर्जन ऑफ कंपनी एक साथ लिया था, और आर्टिकल अमेंड करने के लिए जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। कुछ याद आया? 20-20 बार लिखा था। स्पेशल रेजोल्यूशन आर्टिकल अमेंडमेंट के लिए, नॉर्मल अमेंडमेंट, कन्वर्जन के लिए भी जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा? स्पेशल। और मैंने आपको पॉइंट बनाना सिखाए थे, ठीक है? मैंने आपको मेंशन किया था कि ओपीसी के सब प्रोविजंस, प्राइवेट के सब प्रोविजन, पब्लिक के सब प्रोविजंस, और जब कन्वर्जन की बारी आए तो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखना है? जीएमएसआर। पॉइंट नंबर 2 से आर्टिकल के ये प्रोविजंस चेंज करना शुरू करो। लास्ट में मैंने 2-3 पॉइंट ऐड किए थे। कौन कौन से ऐड किए थे? एनसीएलटी का अप्रूवल लगेगा, और जीएमएसआर, एनसीएलटी अप्रूवल, एमओए, एओए सब लेके आरओसी को फाइल करो कितने दिनों के अंदर? 30 डेज। आईएनसी फॉर्म नंबर कौन सा है? 27, और साथ में अप्रूवल्स कौन से फॉर्म में? 28। कुछ याद आया? मैं रादर चाहूंगा इसके लिए आपने आंसर राइटिंग पॉइंट लिखे होंगे, हमने 2-3 ट्राई किए थे, वो आप अभी पढ़ो तो काम में आएगा। इमीडिएटली पढ़ लो, गो फॉर इट फास्ट, क्योंकि उससे ही समझ में आएगा कि इसका आंसर आपको लिखना कैसे है। ली वर्सेस लियर फार्मिंग। ली की विंडो खुली रह गई है, नालायक, बेकार लो। 18 वाले सब पॉइंट पढ़ के देखिए, आपने खुद ने बनाए थे अगर आपको याद होगा तो। ये सुनो, शरडान एवरीबॉडी। बाहुबली वाला सवाल था ना? क्वेश्चन नंबर 37। देखो कमांड, कमांड देख रहे हो तुम? क्वेश्चन नंबर भी 37 क्वेश्चन नंबर में कन्वर्जन किया था। बहुत बढ़िया, शानदार। इसका मत, ये सिम्टम है कि आप मेहनत कर रहे हो। दीज आर द सिम्टम्स की मेहनत चल रही है। आप जब रिवाइज वगैरह करोगे तो कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि आपको लिटरली क्वेश्चन नंबर्स भी याद आएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो आपको याद रहेंगे। अरे यार ये क्वेश्चन मेरे को पढ़ना था, ये क्वेश्चन पढ़ना था। ये जब आपके साथ शुरू हो जाए तो आपने याद रखना कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है? शट, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ओके, सेक्शन नंबर 18 होने के बाद में फिर आया सेक्शन नंबर 19। 19 का नाम क्या है? इंग्लिश वाला। बाप को मत सिखा, नहीं। सब्सिडरी शॉल नॉट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। कुछ याद है? सो स्टेटमेंट था सब्सिडरी शॉल नॉट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी, पर उसके 3 एक्सेप्शन देखे थे और बहुत कंसेप्चुअली स्ट्रांग हमने ये पढ़े थे। कुछ याद है? आप लेकिन 3 एक्सेप्शन में होल्ड कर सकते हो। पहला कौन सा है? एज ए ट्रस्टी। मैंने इसको समझाया था कि समझो टाटा सन्स टाटा सन्स के 20% शेयर होल्डर कौन है? बोले एक बाजू से रतन टाटा, और रतन टाटा ने खुद के 20% शेयर एक ऑर्फनेज को ट्रांसफर किए।
पर रतन टाटा उस ऑर्फनेज को खुद मैनेज नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने उनकी फेवरेट कंपनी टीसीएस को बोला कि इस ऑर्फनेज को मैनेज करे। अब रतन टाटा के 20% शेयर टाटा सन्स के ऑर्फनेज में है और वो शेयर्स टीसीएस मैनेज कर रहा है। जोर से बोले सर नो। तो TCS is a subsidiary company of Tata Sons. So practically subsidiary company is managing 20% holding of the holding company. Clear है concept? दूसरा है एज अ क्या बोले एक बार उसे नॉमिनी रतन टाटा के पास टाटा सन्स के 20% शेयर्स थे। उन्होंने विल में लिखा, काय में लिखा बोले एक बार विल में, कि मेरे मरणोपरांत मेरे सभी शेयर्स एज अ नॉमिनी किसको देने चाहिए? टीसीएस। तो ऐसे केस में टीसीएस को शेयर मिलेंगे तो टीसीएस इज सब्सिडरी ऑफ टाटा सन्स, तो वो होल्डिंग में शेयर होल्ड कर सकता है। और लास्ट वाला पास्ट होल्डिंग, जिनको पास्ट होल्डिंग नहीं समझा ध्यान दीजिएगा, समझो डेट वाइज बोलता हूं, उस वक्त किसी बच्चों को कुछ दिक्कत हुआ होगा तो लेट्स से ये सब बाद में, ठीक है। सिंपल एग्जांपल देता हूं, उस दिन मैंने उसको काफी एलेबोरेटेड दिया था, आज एकदम सिंपली बोलता हूं। ऐश लिमिटेड ने सल्लू लिमिटेड के अंदर 60% कैपिटल लिया। कितना परसेंट? 60% वोटिंग पावर लिया ऑन 1 जून 2025। क्लियर है? पर सल्लू लिमिटेड ने ऐश लिमिटेड के अंदर 25% वोटिंग पावर होल्ड किया था फ्रॉम 1 फरवरी नहीं 14 फरवरी 2025। तो कहना है इससे कि सल्लू ने ऐश में 25% पहले से होल्ड करके रखा हुआ है। यस, 14 फरवरी को सल्लू ने होल्ड किया, 1 जून को ऐश ने होल्ड किया, तो दिस इज द पास्ट होल्डिंग। तो क्या ये चीज अलाउड है? यस। इसमें बच्चे मुझे सवाल पूछते हैं, सर फिर वो प्रॉफिट सर्कुलेशन का जो आपने प्रॉब्लम बताया था, वो ये इन 3 केस में नहीं होगा क्या? आंसर है नहीं होगा। डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाते वक्त सब्सिडरी ने वापस से होल्डिंग को प्रॉफिट ट्रांसफर करने का, होल्डिंग ने सब्सिडरी को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट समझ में आया? एक ही बार सब्सिडरी होल्डिंग को देगी, बात खत्म। क्लियर है? एनीवेज जब आप फाइनल पे जाके कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग पढ़ोगे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का एक सेपरेट सेक्टर आता है, तब उनको इस चीज का और कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा एज अ अकाउंटिंग पार्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? फिलहाल के लिए इतना। सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार जो से 19 के बाद में 3 सेक्शन हमारे बचे हैं। सेक्शन नंबर 20, 21 एंड 22। 20 इज अ किसका बोले एक बार जो से सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। क्लियर है? बहुत ही फालतू सेक्शन था, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा था कंपनी मेंबर थर्ड पार्टी किसी से भी कम्युनिकेशन करेगा, पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ईमेल, कुरियर, डिलीवरी, एनी इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी मोड में, कबूतर जा जा जा, इन तरीकों से, लेकिन एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। कबूतर जा रहा है तो वीडियो खींच के रखना, ठीक है। सो एविडेंस होना चाहिए कि आपने नोटिस भेजा है। और थर्ड पार्टी भी कंपनी से इन्हीं मोड से कम्युनिकेट करेगा। पर इसमें खास बात थी, इसके ऊपर हमने सवाल सॉल्व किया था, किसी को याद है क्या खास बात थी? स्पेसिफाइड मोड कौन बोल सकता है? स्पेसिफाइड मोड मेंबर बोल सकता है फीस पे करके, तो कंपनी की जिम्मेदारी है उसी स्पेसिफिक मोड में कम्युनिकेट करना। पर कंपनी स्पेसिफाइड मोड बोल सकता है क्या? नहीं, हम नॉर्मल मोड में ही कंपनी को कम्युनिकेट करेंगे। तो कंपनी स्पेसिफाइड मोड बोल नहीं सकता, मेंबर स्पेसिफाइड मोड बोल सकता है। इज इट वेरी क्लियर? यह है सेक्शन नंबर 20। इसको स्टार मार्क करके रखना, ये लिखवा के भी दिया था मैंने सेंटेंस। चलो, सेक्शन नंबर 21 ऑथेंटिकेशन। डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करना है तो की मैनेजर पर्सन कर सकते हैं। की मैनेजर पर्सन का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में? 2 सबसेक्शन 51। एमडी, सीईओ, मैनेजर, डब्ल्यूटीडी, सीएस, ऑफिसर प्रिस्क्राइब। मैंने आपको की मैनेजर पर्सन के लिए डायग्राम भी दिया था, याद होगा तो, हाँ है ना? दैट इज फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर। कुछ याद है सबको? यस और नो? ये ऑथेंटिकेट करेंगे। अगर ये नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी पर्सन को ऑथोराइज कर सकता है ऑथेंटिकेशन के लिए। साथ में कंपनी का कॉमन सील चाहिए। क्या चाहिए? कॉमन सील। ये चीज होने के बाद में 22 में हमने देखा था बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। ये साइन करना चाहिए कंपनी के कॉमन सील में या पर्सन ऑथोराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर पर्सन ऑथोराइज नहीं है तो 2 डायरेक्टर या तो फिर 1 सीएस 1 डायरेक्टर। क्लियर है? यहां पे आपका सेक्शन खत्म होता है, सेक्शन नंबर 22, और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। सिर्फ डेफिनेशन वाला कंटेंट छोड़ के नियरली बाकी सब हमने कवर कर लिया है। हो गया सबका रिवाइज अच्छे से? 1 घंटा भी नहीं लगा अपने को, ठीक है। इट इज बिकॉज कि सब चीजें तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी फिट थी, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, शानदार। कल तुम्हारा टेस्ट है, बहुत अच्छे से देना। टेस्ट के लिए मैं आऊंगा, ठीक है। हाँ,
अच्छा स्पाइसी बाकी है, 1 मिनट में कर लेते ना। हाँ काय को छोड़े काय को, इतना मेहनत करे और वैसे भी समय है अपने पास, है ना। चलो आ जाइए फटाफट स्पाइसी कर लेते हैं। अच्छा भाई याद दिला दिया भाई। चलो एवरीबॉडी आ जाइए फटाफट। सो स्पाइसीज के लिए हमने INC 7, INC 29 एंड INC 32 देखा था, याद है सबको? हाँ या ना? चलो फटाफट सबसे पहले इंटेंशन, INC 7 का इंटेंशन सब जन बोलेंगे, सब जन। INC 7 का इंटेंशन क्या है? इनकॉर्पोरेशन। INC 29 का इंटीग्रेटेड इनकॉर्पोरेशन, 32 का भी इंटीग्रेटेड इनकॉर्पोरेशन। स्टेप्स INC 7 में बहुत सारे हैं, 2 days 4 days वो फलना ढकना सब जमा करो। INC 29 में 2 days डिजिटल सिग्नेचर, 2 days फाइलिंग प्रोसेस, 5 days फॉर द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। यस और नो? टोटल 9-10 दिन। और INC 32 तो बहुत सिंपल है, 1 day फाइलिंग, 1-2 days में प्रोसेस। नेक्स्ट वाला प्री अप्रूवल कौन कौन से चाहिए? यहाँ तो नो प्री अप्रूवल रिक्वायर्ड, क्योंकि पूरे प्रोसेस में भाई साहब हम INC 1 से शुरू करते हैं। क्लियर है? डिन मारते हैं, INC 1 मारते, फिर 7, 8, 9, 10 मारते हैं, हाँ है ना। लेकिन INC 29 में नो प्री अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। INC 32 में नेम चाहिए। INC 1 वाला प्रोसेस कृपया खत्म करके रखिए। क्लियर है? ये होने के बाद में नेक्स्ट वाली चीज हमने देखी थी, हाउ मेनी थिंग्स आर अप्रूव्ड ओनली इनकॉर्पोरेशन INC 7 में। यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन नेम, डिन, सिन एंड RO। डिन पता है ना सबको? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर्टिफिकेट, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, RO रजिस्टर्ड ऑफिस। इधर तो बहुत कुछ है, इनकॉर्पोरेशन, डिन, सिन, पैन, टैन, ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का ESI रहता है, एंड रजिस्टर्ड ऑफिस। नीचे MOA, AOA, टेबल A से लेके E, F से लेके J, इधर 30 एंड 31, इधर 33 एंड 34, EMOA, EAOA। आखिरी एडिशनली फॉर्म्स रिक्वायर्ड, INC 1, 8, 9, 10, 22, 12, DIR2। क्लियर है सब सबको? यस और नो? इधर आपको सिर्फ 30 एंड 31, इधर INC 1 नेम के लिए 33 एंड 34। क्लियर है सब? यहाँ पे आपके सभी स्पाइसी भी होते हैं खत्म। इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? चलो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं, कल के टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं आऊंगा, ठीक है? दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो बच्चों, जोर से बोला। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू। हम ट्राई करेंगे हर टेस्ट के पहले जो आपका टेस्ट है उसके चैप्टर्स को ऐसे ही हम शाम को रिवाइज करके दे दे। तो और ये रिवीजन जो है वो यूट्यूब पे भी रखेंगे। इससे होगा क्या, आपके एग्जाम के लिए आप सेम रिवीजन यूज करोगे। तो इसका एक प्लेलिस्ट बना के एंड में मैं